नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है HRI न्यूज पर। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों चलिए आपको पहली बड़ी खबर बताते चले। दोस्तों, इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर पोते राहुल गांधी ने भावुक होकर कहा कि दादी की सिखाई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चले। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और देश की सुरक्षा और विकास के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि उनकी दादी की सिखाई हुई बातें उन्हें निरंतर प्रेरित करती हैं। वहीं आगे आपको दोस्तों बताते चलें, उन्होंने ट्वीट किया कि एक कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूँ। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती हैं। यहाँ पर ये तमाम बातें कही हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बताते चले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, चुनाव से पहले गुंडे लाकर अशांति फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चले आपको पूरी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस बीच एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में गुंडों को लाकर अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने जगदात्री पूजा के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले बंगाल में शांति भंग करने के लिए बाहरी गुंडों को बंगाल लाया जा रहा है, इतना नहीं गिना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि वह जनता के साथ हैं, इसलिए जनता को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि अगर कोई हमला करे तो उसे जवाब दिया जाए। बंगाल डरपोक राज्य नहीं है। यहाँ पर ये तमाम बातें कही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों ने किया डीबीएस बैंक के साथ विलय का विरोध, आरबीआई से करेंगे बात। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको विस्तार से बताते चलें। केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक को 16 दिसंबर तक मोरेटोरियम पर रखे जाने के कुछ घंटे बाद ही आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय करने की घोषणा की। इस विलय के बाद लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के कुल शेयर हैं उन्हें पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों ने आरबीआई के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दोस्तों बताते चलें। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा, देश कोरोना मृत्यु दर में आगे और विकास दर में पीछे। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें क्या कुछ है मामला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यह है कि भारत कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित मृत्यु दर के मामले में कई एशियाई देशों से आगे है और विकास दर में उनसे पीछे है। राहुल गांधी ने जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बसु द्वारा संग्रहित आंकड़े साझा करते हुए ट्वीट किया, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कोरोना मृत्यु दर में सबसे आगे भारत और जीडीपी दर में सबसे पीछे। राहुल गांधी ने जो आंकड़ा साझा किए हैं उसके मुताबिक चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कई अन्य एशियाई देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के कारण प्रति 10 लाख आबादी पर मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन आंकड़ों में यह भी दर्शाया गया है कि जीडीपी वृद्धि दर के मामले में भारत कितना पीछे है इन तमाम देशों से। यह बड़ी बात दोस्तों कही है राहुल गांधी ने और साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के साथ जाने को लेकर ओवैसी
लेकिन टीएमसी को उनकी भूमिका पर है संदेह। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको विस्तार से बताते चले। बिहार चुनाव नतीजों से उत्साहित एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की नजर अब पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल में चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके ओवैसी चाहते हैं कि वह टीएमसी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी के समक्ष प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। एआईएमआईएम मुखिया के इस प्रस्ताव पर फिलहाल टीएमसी अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। एआईएमआईएम का कहना है कि चुनाव में भाजपा को हराने के लिए वह टीएमसी के साथ आने से भी परहेज नहीं करेगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा की 5 सीटें जीती हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों इसमें यह निकल के आ रही कि एआईएमआईएम की तरफ से यह पेशकश ऐसे समय हुई है जब ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि कुछ बाहरी लोग लोगों को परेशान करने आएंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। साफ है कि ममता बनर्जी का इशारा ओवैसी की तरफ था। वहीं आपको दोस्तों बताते चले, देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एआईएमआईएम पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ओवैसी चुनाव में वोट काटकर सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि ओवैसी विपक्षी दलों के आरोपों को हमेशा से खारिज करते आ रहे हैं। बिहार चुनाव नतीजों से उत्साहित ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव भी लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलिए एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 48 घंटे के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी एनडीए सरकार। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की छुट्टी के आसार। खबर विस्तार से आपको बताते चले दोस्तों। बिहार में एनडीए सरकार बनने की महज 2 दिन में ही नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे हैं। नीतीश के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर विपक्ष लगातार हमलावर है और उन्हें सरकार से हटाने की मांग कर रहा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही मेवालाल चौधरी की सरकार से छुट्टी होने वाली है। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, बीते बुधवार को शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को तलब किया। मेवालाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई, लेकिन कयास है कि नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस मुलाकात के दौरान मेवालाल को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। गौरतलब है कि मेवालाल चौधरी पर 2017 में भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घोटाले का आरोप है। उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति गलत तरीके से की थी। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार से सामने निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें दोस्तों, राजनीति में इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी। बिहार में जेडीयू को सीएम पद देने पर शिवसेना ने कसा है तंज। खबर दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आने के बाद भी तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर शिवसेना ने तंज कसा है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को बिहार में बलिदान करना पड़ा, तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को सीएम का पद देना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया था। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी के इस बलिदान को लिखने के लिए स्याही भी कम पड़ जाएगी। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके खाते में 56 सीटें ही रह गई थीं। तो देख सकते हैं शिवसेना ने यहाँ पर तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर और जेडीयू पर। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में जारी है आंदोलन। किसानों ने केंद्र सरकार से रखी है ये मांग। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, पंजाब में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इन आंदोलन के चलते रेलवे को 33 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इसके साथ ही 11 ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचने से ठीक पहले ही रोक दी गई। ऐसे में अब किसानों ने कहा कि उनका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, मीडिया से बात करते हुए किसान नेताओं ने जोर देकर कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र ने पंजाब और यहाँ के किसानों, कारोबारियों और श्रमिकों के खिलाफ अड़ियल रवैया अपनाया है
और हम केंद्र सरकार के इस रुख की निंदा करते हैं। राज्य के विभिन्न किसान संगठनों ने बीते बुधवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये की निंदा करते हुए कहा कि पहले मालगाड़ियों का परिचालन शुरू करे केंद्र की मोदी सरकार, इसके बाद वे यात्री रेलगाड़ियों को चलने देने पर विचार करेंगे। वहीं भारतीय रेलवे का कहना है कि यह तो किसान मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों का परिचालन करने दें या फिर भारतीय रेलवे किसी का भी परिचालन नहीं करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेलवे और किसानों के बीच ठन गई है। किसान जहाँ कह रहे हैं पहले मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाए, उसके बाद ही वह विचार करेगी कि यात्री गाड़ियों को चलने दिया जाएगा या नहीं, और रेलवे इसके विपरीत बात कर रहा है। यह बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों पंजाब से। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को राज्य की अनुमति लेना जरूरी होगा। ये बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने HRI न्यूज पर जानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबाइएगा जरूर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।